मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पार्ट नंबर 6 को। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं आज भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 संबंधित है संघ एवं राज्य क्षेत्र से। दोस्तों संविधान का जो भाग 1 है वह संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद एक यह वर्णित करता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इंडिया इज यूनियन टेरिटरी, इंडिया दैट इज भारत। भारत के संविधान में जो भारत का नाम लिखा गया है वह इंडिया और भारत ही लिखा गया है, और हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया और ये आदि देश, ये नाम हैं वो भारत के संविधान में वर्णित नहीं हैं। केवल इंडिया और भारत ही शब्द संविधान में वर्णित हैं। भारत राज्यों का एक संघ है। नोट: संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। सभी जगह यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान अर्ध परिसंघीय है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान अर्ध परिसंघीय यानी कि अर्ध परिसंघीय है। यूनियन का मतलब होता है संघ, यानी सारी शक्तियां केंद्र के पास जो शक्तियां होती हैं वे अधिक होती हैं यूनियन में। फेडरल यानी परिसंघ, राज्यों के पास शक्तियां अधिक होती हैं फेडरल परिसंघ में। भारत का जो शासन व्यवस्था है वह यूनियन है, यानी केंद्र के पास राज्य से अधिक शक्तियां या पावर होती हैं या शक्तिशाली केंद्र, जबकि फेडरल सिस्टम में राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। भारत विनाशकारी या विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है। जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात अमेरिका में संघ के साथ साथ राज्यों का भी विनाश हो सकता है। राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों राज्य क्षेत्र सभी राज्य, सभी यूनियन टेरिटरी, अन्य अधिग्रहित क्षेत्र, ये सभी राज्य के क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं मित्रों। अनुच्छेद 2, भारत में राज्यों को मिलाना व राज्यों की स्थापना करना, ये सभी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वर्णित हैं। यह भारत में नए क्षेत्रों के विषय की बात करता है। अनुच्छेद 2 भारत के नए क्षेत्रों के विषय की बात करता है, यानी कि किस तरीके से भारत किसी देश पर यदि हमला करे, भविष्य में किसी देश से लड़ाई हो भारत की और भारत जीत जाए और उसके कुछ भूभाग को अधिग्रहित कर ले, तो जो क्षेत्र का विलय होगा या विस्तार होता है भारत के का, वह आर्टिकल 2 के तहत होता है। नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया। नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया संसद को प्राप्त है। दोस्तों संसद किसी भी राज्य क्षेत्र के भूभाग को कम करके नया राज्य बना सकती है, यानी उससे विखंडित करके राज्यों को, और उनमें अतिरिक्त भूभाग को जोड़ करके भी नया राज्य बना सकती है। केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो राज्यों का नाम व राज्य क्षेत्रों में बदलाव कर सकती है। इसकी सीमा रेखा में भी बदलाव कर सकती है। राज्यों का विभाजन कर सकती है संसद के द्वारा। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया। नए राज्य के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानसभा के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति प्रस्ताव को वापस लौटाने की समय सीमा निर्धारित कर देता है। राष्ट्रपति समय सीमा में बदलाव भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल प्रस्ताव के पास पक्ष एवं विपक्ष में मत दे सकता है, लेकिन इसका प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नए राज्यों के गठन का विधेयक बिल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है
दोनों सदनों में पृथक पृथक साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता इसके लिए। दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, साधारण बहुमत, संयुक्त अधिवेशन नहीं पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, साधारण बहुमत, संयुक्त अधिवेशन नहीं पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। आर्टिकल 4 पहली व चौथी अनुसूची में जो बदलाव होते हैं उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। पहली व चौथी अनुसूची में जो बदलाव होते हैं उन्हें संविधान की संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बेरूबाड़ीवाद। सन 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया या डिक्री कर दिया कि भारत सरकार संविधान संशोधन के बिना कोई भूभाग अन्य देश को नहीं दे सकता। 9वां संविधान संशोधन से बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य सीमा विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसे मंत्रिमंडल के निर्णय से भी किया जा सकता है। 100वां संविधान संशोधन। इसके तहत बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें भारत ने 111 ढांचियां बांग्लादेश को ढांचियां यानी कि एनक्लेव बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश ने 51 भारत को दी। साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यों का बहुमत। यदि 300 सदस्य उपस्थित हों तो 151 की आवश्यकता होगी, यानी कि आधे से ज़्यादा सदस्यों का मतदान आवश्यक है साधारण बहुमत के लिए। प्रभावी बहुमत। तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, यानी कि तत्कालीन सदस्य वो होते हैं जो कुल सदस्य में से रिक्त सदस्यों को हटा दिए जाए, जो उपस्थित नहीं हो, उन्हें ही तत्कालीन सदस्य कहा जाता है। पूर्ण बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत। राज्यसभा के कुल 245 सदस्यों बहुमत यानी 123 मत, यहाँ पर उसका कोई महत्व नहीं है। कितने स्थान रिक्त हैं, कितने सदस्य उपस्थित हैं, इनका महत्व नहीं है, कुल सदस्य होने चाहिए। विशेष बहुमत। इसमें 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए विशेष बहुमत के लिए, राष्ट्रपति के महाभियोग के समय कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है वह संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है मित्रों? तो वह लगाई जाती है 61 के तहत। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह किस आधार पर लगाया जाता है? तो दोस्तों वह लगाया जाता है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। किसके आधार पर? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। राष्ट्रीय एकीकरण दोस्तों, राष्ट्रीय एकीकरण। अक्टूबर 1947 को जम्मू एवं कश्मीर का भारत में विलय किया गया। यहाँ के शासक हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर की। जम्मू कश्मीर का भारत में कब विलय किया गया था मित्रों? तो जम्मू कश्मीर का जो विलय था वह अक्टूबर 1947 को किया गया। इसके शासक उस समय हरि सिंह थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया गया अक्टूबर 1947 को, तो उस समय वहां के शासक कौन थे? तो हरि सिंह थे, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1948 को जूनागढ़ गुजरात रियासत का विलय भारत में किया गया। यहाँ जनमत संग्रह करवाया गया। यानी कि जो फरवरी 1948 को जूनागढ़ गुजरात को भारत में विलय किया गया, वह किस आधार पर किया गया दोस्तों? जनमत संग्रह के आधार पर। नवंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का विलय किया गया। पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया दोस्तों। हैदराबाद का विलय किस ऑपरेशन किया गया दोस्तों? तो हैदराबाद रियासत का विलय 1948 नवंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया। 1954 में चंद्रनगर 1954 में चंद्रनगर यनम, पुदुचेरी, करेकल तथा माहे को फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया। चंद्रनगर, यनम, पुदुचेरी, करेकल तथा माहे को फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया दोस्तों। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो आप मैप में देख सकते हैं, जो फ्रांसीसियों से जो मुक्त करवाए थे, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो दोस्तों माहे तो हो गया यहाँ पर, करेकल हो गया यहाँ पर, पुदुचेरी हो गया यहाँ पर, यमन और चंद्रनगर दोस्तों। ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर भी तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है दोस्तों ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैप में आप समझ सकते हैं दोस्तों। इन सभी को किससे मुक्त करवाया दोस्तों? तो फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? तो इनको मुक्त करवाया था दोस्तों 1954 में। कब दोस्तों? 1954 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मित्रों। 1954 में दादर और नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था मित्रों। 1954 में दादर और नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। 1961 में गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। 1954 में तो दादर और नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया, और 1961 में गोवा यानी कि दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। 10वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया। यानी दोस्तों भारत में सर्वप्रथम आने वाले विदेशी थे पुर्तगाली, जो कि 1498 में वास्को डी गामा आया मित्रों। और सबसे लास्ट में यानी अंत में जाने वाले भारत से भी पुर्तगाली ही थे, जो उन्हें 1961 में जिन्हें 1961 में सैनिक कार्यवाही के द्वारा भारत से खदेड़ा गया था मित्रों। पुर्तगालियों को दादर व नगर हवेली को भारत में मिलाया गया तथा उससे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मित्रों। आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। हम आपको इसी तरीके से बेस्ट कंटेंटमेंट देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप हमारे YouTube चैनल को इसी तरीके से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आपका प्यार बना रहे दोस्तों। आपसे हम कल मुलाकात करेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही।